हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल डीप रिवील में। और आज हम आपको बताने वाले हैं हमारे भारतवर्ष के पुराने इतिहास के बारे में। हमारा भारतवर्ष कितना बड़ा था और आज के समय में कितना छोटा हो गया है। हमारे भारतवर्ष में कितने देश अलग हो गए, देशों के नाम और इन तमाम सवालों के जवाब इस आलेख में हम आज आपको देंगे। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में जब बंटवारा हुआ था तब कुल 15 देश अलग हुए थे, जिनमें से आज हम सभी देशों के बारे में आपको बताएंगे। आप सभी को ये बात जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया के अंदर भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें से अलग होकर 15 अलग देश बने हैं। और इन सभी देशों में से कुछ देशों को तो आक्रमण की वजह से अलग कर दिया गया, तो वहीं कुछ को राजनीतिक मसलों को लेकर अलग किया गया, कुछ को आतंकवाद खत्म करने के लिए अलग कर दिया गया। और धीरे धीरे देखते ही देखते ये देश अलग होते गए और अपनी एक अलग पहचान बनाते गए। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें और वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तिब्बत का इतिहास हमारी भारतवर्ष से जुड़ा हुआ है। पुराने समय में तिब्बत को भारतीय शासकों से हराकर चीन ने अपने कब्जे में कर लिया था और इसके बाद तिब्बत के शासकों ने चीन से लड़ाई कर अपना अलग एक देश बना लिया। भारत की सीमा तिब्बत से लगती है, न कि चीन से। तिब्बत प्राचीन भारतीय संस्कृति, धर्म और सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र रहा है। चीन ने सन 1951 में इस पर कब्जा कर अपने नियंत्रण में ले लिया था। थाईलैंड देश का पुराना नाम श्याम देश था, जो कि एक भारतीय नाम है, क्योंकि यहाँ पर पहले हिंदू राज रहा था। और इन सब के बाद यहाँ पर बहुत प्रचार होने के बाद इस देश को भारत से अलग कर दिया गया। प्राचीन काल में यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म और संस्कृति का एक साथ प्रचलन था, लेकिन अब यह एक बौद्ध राष्ट्र है। सन 1782 में बैंकॉक में चक्री राजवंश की स्थापना की गई, जिसे आधुनिक थाईलैंड का आरंभ माना जाता है। यूरोपीय शक्तियों के साथ हुई लड़ाई में श्याम को कुछ प्रदेश लौटाने पड़े, जो आज बर्मा और मलेशिया के अंश हैं। 1992 में हुए सत्ता पलट में थाईलैंड एक नया संवैधानिक राजतंत्र घोषित कर दिया गया। बांग्लादेश। भारतवर्ष के अंदर बांग्लादेश आजादी के समय पर जुड़ा हुआ था, परंतु इसे अलग कर पाकिस्तान का एक हिस्सा बना दिया गया और इसके बाद पाकिस्तान से भी अलग हो गया। 6 दिसंबर की तारीख आते ही हर भारतीय को साल 1971 याद आ जाता है। यह वही तारीख है जब भारत और पाकिस्तान युद्ध में भारत की सबसे बड़ी जीत हुई थी। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरफील्ड्स पर हमला किया था। इसके बाद ये युद्ध शुरू हुआ और महज 13 दिन में भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया। इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी। इस दौरान भारत ने करीब 1 लाख युद्ध के कैदी पकड़े थे और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करा दिया था। और इसके बाद एक नया देश बांग्लादेश बना। भारत में हर साल 16 दिसंबर का दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रीलंका देश का प्राचीन नाम ताम्रपानी रहा था, जो कि एक हिंदू सभ्यता का नाम है। श्रीलंका पर सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना शासन किया। सन 1937 में ही अंग्रेजों ने इसे भारत देश से अलग करवा दिया था। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक बड़ा द्वीप है। यह भारत के चोल और पांड्य जनपद के अंतर्गत आता था। 2350 साल पहले श्रीलंका की संपूर्ण आबादी वैदिक धर्म का पालन करती थी। श्रीलंका पर पहले पुर्तगालियों और फिर डच लोगों ने अधिकार कर शासन किया। 1800 ईस्वी के प्रारंभ में अंग्रेजों ने इस पर आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया और 1818 में इसे अपने पूर्ण अधिकार में ले लिया। अंग्रेज काल में अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत तमिल और सिंहलियों के बीच सांप्रदायिक एकता को बिगाड़ दिया। तो वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। भूटान देश भारत का ही एक हिस्सा था, जिसका नाम भद्र देश था। बाद में बदलकर भूटान कर दिया गया। भूटान देश का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी किया गया है। भूटान देश ने सन 1949 के अंदर अपने आप को
भारत देश से अलग कर दिया था। भूटान भी कभी भारतीय महाजनपदों के अंतर एक जनपद था, संभवतः विद्रोही जनपद का हिस्सा था। यहाँ वैदिक और बौद्ध मान्यताओं के मिले जुले समाज हैं। यह सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर तिब्बत से ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ का राजधर्म बौद्ध है। तिब्बत कभी जम्बू द्वीप खंड का त्रिवेष्टप क्षेत्र हुआ करता था, जो कि किनपुरुष का एक जनपद था। किनपुरुष भारतवर्ष के अंतर्गत नहीं आता है। जहाँ तक सवाल भूटान का है, तो ये तिब्बत के अंतर्गत नहीं आता और भौगोलिक रूप से भारत से जुड़ा हुआ है। भूटान संस्कृत के भू उत्थान से बना एक शब्द है। म्यांमार देश का नाम प्राचीन समय से बर्मा रहा था। म्यांमार का पुराना राजा वाराणसी का राजा था। सन 1852 के अंदर अंग्रेजों ने इस पर अपना शासन कर लिया था। सन 1937 में इस देश को भारतवर्ष से अलग कर दिया गया। म्यांमार कभी ब्रह्मा देश हुआ करता था। इसे बर्मा भी कहते हैं, जो कि ब्रह्मा का अपभ्रंश है। म्यांमार प्राचीन काल से ही भारत का ही एक उपनिवेश रहा है। अशोक के काल में म्यांमार बौद्ध धर्म और संस्कृति का पूर्वी केंद्र बन गया था। यहाँ के बहुसंख्यक बौद्ध मतावलंबी हैं और मुस्लिम काल में म्यांमार शेष भारत से कटा रहा और यहाँ पर स्वतंत्र राज सत्ताएं कायम हो गई। 1886 ईस्वी में पूरा देश ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, किंतु ब्रिटिशों ने 1935 ईस्वी के भारतीय शासन विधान के अंतर्गत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। पाकिस्तान को तो आप जानते ही होंगे। इसके लिए कोई कारण स्पष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर किन्हीं कारणों से भारत से इस देश को अलग कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर लगातार विरोध हो रहे थे। आजादी के बाद पाकिस्तान के अंदर बनी भारतीय मंदिरों को तोड़ दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। स्वतंत्रता के पहले भी भारत का विभाजन हो गया था और उसी समय एक नया देश पाकिस्तान का जन्म भी हुआ था। 14 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान भी अपने अस्तित्व में आ गया था। नेपाल देश में भारतवर्ष का एक हिस्सा था। नेपाल के लोगों का एकीकरण गोरकी ने किया था। नेपाल के अंदर महात्मा बुद्ध राजवंश के पद पर रहे थे, लेकिन इसका भी धीरे धीरे भारत से विघटन हो गया। नेपाल को देवघर कहा जाता है। यहाँ भी कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। भगवान श्री राम की पत्नी सीता का जन्म मिथिला नेपाल में हुआ था। नेपाल के जनकपुर में सीता जन्म स्थल पर सीता माता का विशाल मंदिर भी बना हुआ है। भगवान बुद्ध का जन्म भी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व से ही हिंदू आर्य लोगों का शासन रहा है। 250 ईसा पूर्व ये मौर्यों के साम्राज्य का एक हिस्सा था। मध्यकाल के रजवाड़ों की सदियों से चली आ रही प्रतिद्वंदिता को समाप्त करने का श्रेय जाता है गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह को। राजा पृथ्वी नारायण शाह ने 1765 में नेपाल की एकता की मुहिम शुरू की और मध्य हिमालय के 46 से अधिक छोटे बड़े राज्यों को संगठित कर 1768 तक इसमें सफल हो गए और यहीं से आधुनिक नेपाल का जन्म होता है। अफगानिस्तान देश को सबसे पहले भारतवर्ष में ही अलग किया गया था और उसके बाद भी इसको एक और देश से भी अलग कर दिया गया, जिसका नाम पाकिस्तान था। महाभारत के कुछ पात्र यहीं के रहने वाले थे, जिनमें शकुनी और गंधारी शामिल थे। गांधार और कंबोज के कुछ हिस्सों को मिलाकर अफगानिस्तान बना। उक्त संपूर्ण क्षेत्र में हिंदू शाही और पारसी राजवंशों का शासन रहा। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और यहाँ के राजा बौद्ध हो गए। सिकंदर के आक्रमण के समय यहाँ पर फारसी और यूनानियों का शासन हो चला। फिर 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किया और 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया। हालांकि इसके खिलाफ लड़ाई चलती रही। बाद में यह दिल्ली के मुस्लिम शासकों के कब्जे में रहा और फिर ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आ गया। 1834 में एक प्रक्रिया के तहत 26 मई 1876 को रूसी और ब्रिटिश शासकों भारत के बीच गंडामक संधि के रूप में निर्णय हुआ और अफगानिस्तान नाम से एक बफर स्टेट अर्थात राजनीतिक देश को दोनों ताकतों के बीच स्थापित किया गया। इससे अफगानिस्तान अर्थात पठान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अलग हो गए। वियतनाम देश का पहले भारतवर्षीय नाम चंपा था। बाद में अलग होने के पश्चात इसका नाम वियतनाम पड़ गया। वियतनाम का इतिहास 2700 सालों से भी अधिक प्राचीन है।
चंपा के लोग चाम कहलाते थे। वर्तमान समय में चाम लोग वियतनाम और कंबोडिया के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। आरंभ में चंपा के लोग और राजा शैव थे, लेकिन कुछ 100 साल पहले इस्लाम यहाँ फैलना शुरू हुआ और अब अधिक चाम लोग मुसलमान हैं, पर हिंदू और बौद्ध चाम भी हैं। भारतीयों के आगमन से पहले यहाँ के निवासी 2 उपशाखाओं के विभक्त थे। हालांकि संपूर्ण वियतनाम पर चीनी राजवंशों का शासन ही अधिक रहा। दूसरी शताब्दी में स्थापित चंपा भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के चाम लोगों ने भारतीय धर्म, भाषा और सभ्यता ग्रहण की थी। 1825 में चंपा के महान हिंदू राज्य का अंत हुआ। श्री भद्रवर्मन, जिसका नाम चीनी इतिहास में फनहू था और इससे 380 से 413 ईस्वी से मिलता है, चंपा के प्रसिद्ध सम्राटों में से एक थे, जिन्होंने अपनी विजयों और सांस्कृतिक कार्यों में चंपा का गौरव बढ़ाया। किंतु उसके पुत्र गंगाराज ने सिंहासन का त्याग कर अपने जीवन के अंतिम दिन भारत में आकर गंगा के तट पर व्यतीत किए। चंपा संस्कृति के अवशेष वियतनाम में अभी भी मिलते हैं। इनमें से कई शैव मंदिर हैं। ईरान देश का नाम आर्यन नामक व्यक्ति से पड़ा, क्योंकि वह जब भारत से ईरान से बलूचिस्तान में गए तो वहीं रहने लग गए। तभी से इसका नाम ईरायना पड़ गया। बाद में अरबों के आक्रमण से इस देश को अलग करना पड़ा। ईरान का इतिहास ईरान, फारस अथवा पर्शिया की सबसे पहली सभ्यताओं ने जहां जन्म लिया, उस भूभाग को इतिहास इलाम के नाम से पुकारता है। दक्षिण जागरूस में बहती हुई कारू नदी तरह तरह की उपजाऊ मिट्टी लाकर इलाम को सरसब्ज बनाती हुई ईरान की खाड़ी में गिरती है। इलाम में ठीक उस समय अनेक शहर आबाद हुए, जिस समय सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो की सभ्यता अपने विकास पथ पर अग्रसर हो रही थी। इलाम में शूश और अंजान से राजकाशी संबंध और वहाँ की राजकीय संस्थाएं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के राजकाजी संबंधों और संस्थाओं से बेहद मिलती जुलती है। सिंगापुर मलय महाद्वीप के दक्षिण सिरे के पास छोटा सा द्वीप है। हालांकि यह मलेशिया का ही हिस्सा था। कहते हैं कि श्री विजय के एक राजकुमार श्री त्रिभुवन, जिसे संगनीला भी कहा जाता है, उन्होंने यहाँ पर एक सिंह को देखा तो उन्होंने इसे एक शुभ संकेत मानकर यहाँ सिंहपुरा नामक एक बस्ती का निर्माण कर दिया, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है सिंह का शहर। बाद में यह सिंगापुर हो गया। फिर यह टेमासेक नाम से जाना जाने लगा। सिंगापुर का हिंदू धर्म और अखंड भारत से गहरा संबंध है। 1930 तक उसकी भाषा में संस्कृत भाषा के शब्दों का समावेश रहा। उनके नाम हिंदुओं जैसे होते थे और कुछ नाम आज भी अपभ्रंश रूप में हिंदू नाम ही हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख बंदरगाह शहर में तब्दील हो गया और दूसरे विश्व युद्ध के समय 1942 से 1945 तक यह जापान के अधीन रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद सिंगापुर वापस अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। 1963 में फेडरेशन ऑफ मलाया के साथ सिंगापुर का विलय कर मलेशिया का निर्माण किया गया। हालांकि विवाद और संघर्ष के बाद 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर एक स्वतंत्र गणतंत्र बन गया। इंडोनेशिया भारत का सबसे कीमती हिस्सा था, परंतु यहाँ पर हिंदू कम और मुसलमान ज्यादा रहते थे और इसी कारण से इसको मुसलमानों ने अपने कब्जे में कर अलग देश घोषित कर दिया। यहाँ पर आज भी भगवान राम की पूजा वहाँ के मुसलमान करते हैं। मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हजारों द्वीपों पर फैले इंडोनेशिया में मुसलमानों की सबसे ज्यादा जनसंख्या बसती है। इंडोनेशिया का एक द्वीप है बाली, जहाँ के लोग अभी भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इंडोनेशिया के द्वीप बाली द्वीप पर हिंदुओं के कई प्राचीन मंदिर भी हैं, जहाँ एक गुफा मंदिर भी है। इस गुफा मंदिर को गोवा गजा गुफा और एलिफेंटा की गुफा भी कहा जाता है। 19 अक्टूबर 1995 को इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यह गुफा भगवान शंकर को समर्पित है। यहाँ 3 शिवलिंग बने हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर यहीं पर है, जिसे बोरोबुदुर कहते हैं और जो जावा द्वीप पर स्थित है। इस मंदिर की ऊंचाई 113 फीट है। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है, जिसे प्रम्बानन मंदिर कहते हैं। मलेशिया में भूटान और नेपाल की भांति ही बौद्ध धर्म का प्रचलन रहा है, जिसकी स्थापना भारत के अनुयायियों ने की थी, जो पहले हिंदुत्व राज्य हुआ करता था।
बाद में यह स्वतंत्र रूप से अलग हो गया। वर्तमान के मुख्य 4 देश मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया प्राचीन भारत के मलय महाद्वीप के जनपद हुआ करते थे। मलय प्रायद्वीप का दक्षिण भाग मलेशिया देश के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर में थाईलैंड, पूर्व में चीन का सागर और दक्षिण और पश्चिम में मलक्का का जलडम्बुर मध्य है। उत्तर मलेशिया में बुजांग घाटी और मरबाग के समुद्री किनारे के पास पुराने समय के अनेक हिंदू और बौद्ध मंदिर आज भी शामिल हैं। मलेशिया अंग्रेजों की गुलामी से 1957 में मुक्त हुआ था। वहाँ पहाड़ी पर बटुकेश्वर का मंदिर है, जिसे बातू गुफा मंदिर कहते हैं। पहाड़ी पर कुछ प्राचीन गुफाएं भी हैं। पहाड़ी के पास स्थित एक बड़े मंदिर में हनुमान जी की भी एक भीमकाय मूर्ति लगी हुई है। मलेशिया वर्तमान में एक मुस्लिम राष्ट्र है। कंबोडिया भी पहले भारतवर्ष का ही एक भाग था, जिसकी स्थापना कंबोडिया नामक ब्राह्मण ने की थी, इसलिए इसका नाम कंबोडिया रख दिया गया। आगे जाकर इस देश ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर भारतवर्ष से अलग होने का फैसला ले लिया। पौराणिक काल का कंबोज देश कल का कंपूचिया और आज का कंबोडिया पहले हिंदू रहा और फिर बौद्ध हो गया। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर और विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में ही स्थित है। यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय 1012 से लेकर 53 ईस्वी के शासन काल में हुआ। यह विष्णु मंदिर है, जबकि इसके पूर्ववर्ती शासकों ने प्रायः शिव मंदिर का निर्माण किया था। कंबोडिया में बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहाँ भी हिंदू धर्म अपने चरम पर था। 19वीं सदी में फ्रांसीसी का प्रभाव इंडो चीन में बढ़ चला था और वैसे में 16वीं सदी में ही इस प्रायद्वीप में आ गए थे और अपनी शक्ति बढ़ाने के अवसर की ताक में थे। वह अवसर आया और 1854 ईस्वी में कंबोज के निर्बल राजा अकड़ुओंग ने अपना देश फ्रांसीसियों के हाथ में सौंप दिया और इस समझौते को पक्का कर दिया और अगले 80 वर्षों तक कंबोज या कंबोडिया फ्रेंच इंडोचीन का एक भाग बना रहा। कंबोडिया को 1953 में फ्रांस से आजादी मिली। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे और अपनी राय जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। तो इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर दे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।